तो आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इसको हमें समझना है। क्लासिफिकेशन टेस्ट की कैसे होती है, नॉलेज टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, क्राइटेरियन सिलेक्शन टेस्ट, कैसे हम टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये क्या होती है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फिर आपके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि आपको आफर टेस्ट के बारे में पढ़ना है, नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ना है, इंडियाना मोटर टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जेसीआर स्किल टेस्ट के जेसीआर टेस्ट और अलग अलग गेम्स के जो टेस्ट हैं उसके बारे में पढ़ना है। अच्छी चीज इसमें ये है कि इसमें आपसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है, सिर्फ वो टेस्ट किस चीज को जज करता है या फिर किस चीज को मेजर करता है। या फिर जब हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के टेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि जॉनसन फुटबॉल टेस्ट हो गया, मैकडोनल्ड फुटबॉल टेस्ट हो गया, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट हो गया, तो ये सब आए कब थे और इनको स्टार्ट किसने किया था, तो ये दो चीजें हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, उत्सव आप बोल सकते हो, आप कुछ बोल रहे हो तो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, इनकी बेसिक से हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट एक डिवाइस है या फिर एक टेक्निक है जिसको हम मेजर करते हैं किसी एक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, या फिर उसके स्किल के लेवल को या फिर उसकी नॉलेज को जज करने के लिए, ताकि जो भी आप कंक्लूजन देना चाहते हैं उसको करने के लिए जो मेथड होगा वो भी हम उसको भी हम टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई डिवाइस हो सकता है या फिर कोई टेक्निक हो सकती है। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट आपका, जिसमें क्या बोल रहे हैं भाई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नोट्स के कुछ पेजेस ब्लैक आ रहे हैं। अरे काफी लोग को इशू हो रहा है ना, चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ ना। एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला भी इशू हो रहा है काफी लोग को। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला क्या इशू चल रहा है भाई, अभी भी नोट्स क्लियर नहीं हुए क्या? अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं? क्या यार, बहुत बार मैंने अपलोड किया उसको, अभी मैंने दोबारा भी किया है उसको। एक बार जरा बैक करके कोई देखेगा, कोई एक जरा बैक करके आना। हाँ अनुपम, वो ऐप की प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ। एक बार जरा बैक करके आना। स्टडी मटेरियल में देखो मैंने बाहर डाला है, अभी थोड़ी देर पहले डाला है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आपके नोट्स वाला ये फोल्डर अलग है, उसके बाहर पड़ा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा कोई चेक करके आके बताना जरा। अभी भी ब्लैक आ रहा है? चलो ठीक है, करते हैं कुछ, करते हैं, टेंशन मत लो, कुछ तरीका निकालते हैं। चलो अभी तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट। फिर हम मेजरमेंट की बात करते हैं। तो इट इज एन एड टू एवेल्युएट, इट कंसिस्ट इफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और साइंटिफिक स्कोर्स बाय एक्सपर्ट एंड आल्सो नोन एज रॉ स्कोर। यानी कि मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि जो आपने टेस्ट लिया है या फिर आपके बच्चों ने या फिर स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट दिया है, अब उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर करने का जो काम होता है वो आपके मेजरमेंट के अंदर आता है। जैसे कि अगर कोई टेस्ट का स्कोर आया, फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करी, किसी ने 1.5 मीटर कूदा, किसी ने 2 मीटर कूदा, किसी ने 2.1 मीटर कूदा। तो अब ये जो नोट करने का टाइम, जो टाइम आता है या फिर एक पार्ट आता है जहां पे आपको सही तरीके से इन सारे स्कोर्स को लिखना है, वो आपका कहलाता है मेजरमेंट, ठीक है। और जो आपका लास्ट पार्ट आता है, दैट इज, वो है आपका इवैल्यूएशन। यानी कि जो लास्ट पार्ट आ गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड समराइजिंग द डेटा एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट टू सेट क्राइटेरिया टू ड्रॉ कंक्लूजंस। यानी कि मेजरमेंट करने के बाद, सारे डेटा को नोट करने के बाद, अब जब आप उन नोटेड डेटा को या फिर स्कोर्स को कंपेयर करना शुरू करोगे, कि अब आप बताओगे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, फिर कौन क्वालिफाई हुआ, किसको क्या ग्रेडिंग देनी है, तो वो आपका इवैल्यूएशन का पार्ट आता है, ठीक है। अभी भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो मैं इसका कुछ तरीका निकालते हैं तरीका भाई, थोड़ा वेट करो, ठीक है। हाँ, हिंदी के नोट्स भी हो जाएंगे रागनी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा प्रोसेस होता है, जहां पे सबसे पहले आपने एक टेस्ट लिया, आपके टेस्टर्स ने परफॉर्म किया, आपने उसके स्कोर्स को नोट किया, जिसको जो कि आपके रॉ स्कोर भी कहलाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, कोई फॉर्मुलेज नहीं लगे हैं, सिर्फ सिंपल स्कोर्स को हमने नोट कर लिया है, वो रॉ स्कोर कहलाएंगे। और लास्ट आपका आएगा इवेल्युएशन, यानी कि आप कंपेयरिंग या फिर कंपैरिजन का काम अब आप शुरू करोगे, और आपका जो रिजल्ट है वो निकालना यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कुछ। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है टेस्ट की, फॉर गेटिंग नॉलेज एंड अबाउट द प्रोग्रेस।
ऐसे मान लो कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हो या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो, आपने 1 महीने बाद उनका कोई टेस्ट रख लिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है या फिर जो प्रोग्रेस अभी तक हुई है उनकी 1 महीने में, वो अच्छी जा रही है या फिर नहीं जा रही, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने मैनिपुलेशंस कर सकते हो। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, सेम इसी का ये पार्ट हो गया, एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। प्रोग्रेस जानने के बाद आप अपने प्लानिंग को इसके अकॉर्डिंगली या फिर इफेक्टिव बनाने के लिए चेंज कर सकते हो। फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, अब आप किसी का टेस्ट कर रहे हो, किसी एक इंडिविजुअल का, तो आपको उस इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज उस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएंगी। अगर वो अच्छा कर रहा है, इसका मतलब उसको और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। कोई अगर इंडिविजुअल ऐसा है जो एवरेज टेस्ट को ही पार्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें अच्छा पार्ट प्ले नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटीज उतनी अभी नहीं हुई है, आपको थोड़ा सा कम करने का उसका लेवल जरूरत है, फिर लोड को कम करने की जरूरत है। टू मोटिवेट एथलीट्स अबाउट देयर इंप्रूवमेंट, अब इन टेस्ट के बाद आप अपने एथलीट्स को मोटिवेट कर सकते हो कि उन्हें पर्टिकुलर फील्ड में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथलीट्स, तो बहुत सारे टेस्ट हम क्यों कराते हैं? अपने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को जानने के लिए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे सिलेक्शन कराने के लिए। जैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के आपके ट्रायल्स वगैरह ही हो गए, जो भी ट्रायल्स हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से वही उसका पार्ट है, पता करने के लिए कि कौन सा बच्चा इसमें अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है। टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इन फ्यूचर, टेस्ट आपको मदद करते हैं एक इंडिविजुअल की फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस को भी जानने के लिए। अगर वो टेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल गया है लोगों की, कि वो एकदम अलग ही उसमें जा रहा है, कि उसका स्कोर एकदम क्या टर्म यूज़ होगा, मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा तो खराब भी परफॉर्मेंस उसकी फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है? फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट इन एनी फील्ड, तो आपके रिसर्च करने के लिए या फिर आपके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी हम टेस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, और जनरली आपके टाइम में बहुत ज़्यादा जो टेस्ट हैं, वो रिसर्च करने के लिए जो लोग हैं वो यूज़ करने लगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की, कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। बहुत छोटा-सा फ़र्क होता है, बहुत सिंपल सा फ़र्क होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपके होते हैं, ये होते हैं आपके लर्निंग प्रोसेस के दौरान। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई क्लास चल रही है, जैसे कि अभी हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 10 हमने डे 1 पढ़ा, यूनिट 2 हमने डे 2 भी पढ़ा, और यूनिट 10 हमने डे 3 भी पढ़ा। यूनिट 10 पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए या फिर कोई एक छोटा-सा टेस्ट ले लिया। तो ये आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि कोई आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, कोई आपका पढ़ाई के मामले में बात करें तो कोई चैप्टर चल रहा है, कोई आपका सेशन पढ़ाई का चल रहा है। उस सेशन को कंप्लीट करने के पहले ही अगर मैं आपके कुछ छोटे-मोटे टेस्ट ले लूँ या फिर आपका एक एग्जाम जैसा ले लूँ, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। ठीक है? अलाउज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू पिवट देयर स्ट्रेटजीज मिड स्ट्रीम। पिवट का मतलब होता है बेसिकली घुमाना। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक चैप्टर के या फिर एक सेशन के बीच में ही एक आइडिया दे देता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आपकी जो तरीका चल रहा है पढ़ाने का, वो टीचर के अकॉर्डिंग या फिर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज करने की जरूरत है उस स्ट्रेटजी को, तो आप बीच में ही उसको कर लो। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन एक चैप्टर को एक स्ट्रेटजी से पढ़ा, आपने एक छोटा सा टेस्ट लिया, बच्चों के उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, इसका मतलब वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट डे वो स्ट्रेटजी चेंज, और फिर आप अच्छे से उसको पढ़ो। तो इसमें भी आपको हेल्प करेगा। आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, तो आपके एरियाज भी बता देगा विद इन योर चैप्टर या फिर विद इन योर सेशन, कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू इंप्लीमेंट फीडबैक, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने टीचर को या फिर अपने कोच को फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन या फिर ड्यूरिंग पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस जरूरी नहीं है कि एक टीचर ही बच्चों को बताएगा सारी चीजें, वो बच्चे भी उस टीचर को बता सकते हैं कि सर 2-3 दिन में हमें ये सारी चीजें समझ में नहीं आई अच्छे से, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो शायद हमारे लिए बेटर रहे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली आपका एक तरीके से टेस्ट हो गया, जो कि आपके प्रोसेस के बीच में ही लिया जाता है। उसका ठीक उल्टा आपका समेटिव असेसमेंट, जो कि आपके प्रोसेस के एंड में ही होता है, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, या फिर अगर मैं बात करूं कि 3 दिन मैंने आपको यूनिट 10 पढ़ाया और चौथे दिन मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ यूनिट पढ़ाने के बाद, तो ये भी हमारा एक तरह से समेटिव असेसमेंट ही हो गया, अगर हम इस चीज को इस नजरिए से देखें कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यूनिट 10 की। वैसे अगर ओवरऑल देखोगे तो फिर ये फॉर्मेटिव कहलाएगा कि मैंने 10 के बाद एक क्विक टेस्ट ले लिया, लेकिन हमारा जो मेन एम है वो 11 भी कंप्लीट करना है, यूनिट 12 भी कंप्लीट करना है, तो एक तरीके से फॉर्मेटिव हो गया। लेकिन ओवरऑल टर्म्स में अगर आप देखोगे, यूनिट बाय यूनिट की अगर आप बात करोगे, तो यूनिट 10 खत्म करने के बाद मैंने एक प्रॉपर एग्जाम रखवाया,
जिसके बाद मैं आपको यूनिट 10 से रिलेटेड कोई चीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आपका समेटिव असेसमेंट हो गया, जो कि आपकी फाइनल रिजल्ट्स को शो करेगा कि आपने कैसी पढ़ाई करी है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ फाइनल एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये फाइनल एवोल्यूशन है, इसके बाद आपका कोई पढ़ाई या फिर कोई भी किसी भी तरह का लर्निंग प्रोसेस अब उसके फील्ड में नहीं होगा। हाई स्टेक्स टेस्टिंग दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो टेस्टिंग आपकी होती है वो बहुत ऊपर के लेवल की हो सकती है, अच्छे लेवल की हो सकती है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रैंकिंग भी दी जा सकती है कि कौन स्टूडेंट फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। इस तरीके से आपका इसमें पूरा सीक्वेंस चलेगा, और आपके स्टूडेंट्स को ग्रेड भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं, ए प्लस वाले ए, बी प्लस वाले बी, ऐसे करके आपको ग्रेडिंग भी दी जा सकती है, जो कि आपके समेटिव असेसमेंट में ही होता है जनरली। ठीक है, फॉर्मेटिव में भी हो सकता है, बट फॉर्मेटिव को बहुत ही शॉर्ट टर्म रखा जाता है, और अगर आप फॉर्मेटिव में ही ये ग्रेडिंग और मार्क्स या रैंकिंग वाला सिस्टम कर दोगे, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिनके मार्क्स खराब आएंगे उनको लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से 2-3 दिन पढ़ाई करी है, मेरे चैप्टर के बीच में ही इतने कम मार्क्स आ रहे हैं आधे चैप्टर में, तो बाकी चैप्टर तो मुझको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, जहाँ पे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। तो इसीलिए ग्रेडिंग और रैंकिंग वगैरह का काम फॉर्मेटिव में ज्यादा इतना नहीं करना चाहिए, ना किया जाता है, वो समेटिव में ही किया आपका जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर्मेटिव के आपके एग्जांपल्स हो गए एंट्री एंड एग्जिट स्लिप्स। मानो कि आप जैसे सिनेमा हॉल में एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे एक छोटा सा आपका टेस्ट हो गया कि आपको कैसा लगा, और आप एग्जिट कर रहे हो वहां से, तो आपसे थोड़ा सा वहां पे चीजें पूछ ली, तो ये फॉर्मेटिव टाइप का हो सकता है। ठीक है, क्विजेज एंड पोल्स हो सकते हैं, ड्यूरिंग किसी भी चीज में मैंने कोई क्विज रख दिया, अभी जैसे अगर मैं क्विज डाल दूं या कोई पोल डाल दूं, तो ये भी आपका हो जाएगा। इंटरव्यू या फिर चैट विद स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लर्निंग सेशन में आपसे अभी किसी का माइक ऑन करके पूछ लूं कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, या ये चीज दोबारा समझाने की जरूरत है, या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं, तो ये भी आपका हो सकता है। या फिर सेल्फ असेसमेंट, अगर आप खुद भी कोई चीज को असेस कर रहे हो, तो वो भी आपका फॉर्मेटिव के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, समेटिव की अगर हम बात करें, तो एंड ऑफ यूनिट और एंड ऑफ चैप्टर टेस्ट, एक यूनिट के बाद या फिर एक चैप्टर के बाद जो टेस्ट हो रहा है वो आपका हो गया। फाइनल प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, जो एकदम लास्ट में आप करोगे। अचीवमेंट टेस्ट हो गए, आपका कोई भी रैंकिंग एग्जाम मैंने रखवा दिया, या फिर जैसे फाइनल एग्जाम्स हैं, तो आपका एक अचीवमेंट टेस्ट हो गया कि आप उसको अचीव कर लो और आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे। या फिर जो एसएटीज या एसीटीज होते हैं, जनरली आपके फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, हमारे में ये फाइनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका होता है समेटिव, और ये आपका होता है फॉर्मेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉलेज टेस्ट की, कि नॉलेज टेस्ट क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। अ नॉलेज टेस्ट इज अ टेस्ट दैट असेसेस अ पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल, थियोरेटिकल एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। तो किसी के प्रोफेशनल लेवल पे जाके किसी का नॉलेज जानने की जरूरत है, किसी का थियोरेटिकल नॉलेज जानने की जरूरत है, या फिर किसी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज जानने की जरूरत है, तो वो आपका नॉलेज टेस्ट कहलाता है। नॉलेज टेस्ट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं जिसके बेस पे हम नॉलेज टेस्ट अपना कर सकते हैं। इसमें आप इंटरव्यूज भी कर सकते हो, सर्वे भी कर सकते हो, ये सारी चीजें भी आपका इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, सर्वे तो जनरली आपका एमसीक्यू के अंदर आ जाएगा। अब ये जो आपके नॉलेज टेस्ट होते हैं, ये दो तरह के क्वेश्चंस के बेस पे पूछे जा सकते हैं। पहला आपका होता है ओपन एंडेड, ठीक है, और सेकंड आपका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में बहुत छोटा सा फर्क है। ओपन एंडेड, जैसे कि इसका नाम है, उसमें आपसे खुली छूट दी जाएगी कि आप ओपन होके जो भी चीज आप बोलना चाहो, या जितना भी आप बोलना चाहो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो वो आप वहां पे बता सकते हो। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लिमिटेड बोल पाओगे, जितना ऑप्शन आपको सामने वाला देगा आप उतना ही उसको बोल सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन बेसिकली आपका ना पहले के पार्ट में आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से अभी नीचे टॉपिक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, से मेरे ख्याल से डायग्नोस्टिक वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा, और प्लेसमेंट असेसमेंट भी होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपका सिंपल सा आपके चैप्टर्स या फिर आपकी किसी चीज को स्टार्ट करने के पहले होता है, जहां पे आप एक आइडिया ले लो कि आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को या फिर आपके पर्टिकुलर ग्रुप को कितना आता है और कितना नहीं। डायग्नोस्टिक वाला जो काम होता है, ये जनरली बहुत ज्यादा प्रिफर किया जाता है। जब भी आप किसी नई क्लास में जाओ, तो पहले से ही बच्चों को क्या चीजें आती हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उनकी प्री नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो आप पहले से ही जान लो। तो ये आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हो जाएगा, जहां पे आप कुछ सर्टेन नॉलेज बच्चों के अंदर से निकाल लोगे, और जनरली ये आपके किसी भी प्रोग्रेस को स्टार्ट करने से पहले ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बता रहा था मैं, जहां पे आपको खुली छूट है कि आप आंसर कर सकते हो। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें? हाउ वाज योर डे? ठीक है,
ये क्वेश्चन अगर मैंने किसी से पूछा तो ये है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पे उसको खुली छूट है कि वो अपने दिन के बारे में मुझे एक लाइन में भी बता सकता है, वो 30 सेकंड में भी बता सकता है, या फिर वो 1 मिनट या उससे ज्यादा में भी मुझे इस आंसर को दे सकता है। मैंने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं एज अ कोच या फिर एज अ टीचर कि आपको इतने में ही आंसर देना है, ठीक है? और अगर मैं ये भी बोलूँ कि आपको इतने में ही आंसर देना है, 50 वर्ड्स में देना है, तो वो भी आपका ओपन एंडेड ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कम नहीं किया है आपका कि जितना आप आंसर दे सकते हो, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं है या फिर बहुत छोटा-सा नहीं है। क्लोज़ एंडेड क्वेश्चंस में क्या हो सकता है? अ, डू यू विश टू ईट आइसक्रीम? अब इसमें सामने वाले के पास मैं एक ऑप्शन दूँगा, आइदर येस और नो। अब उसके पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है, या फिर मैंने उसको जो एक लिमिटेशन दे दी है, वो उसी के अंदर रह के अपना जवाब दे पाएगा, जो कि हाँ या ना में होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली वो ओपन एंडेड होते हैं, जहाँ पे आपका जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है, यही पता करने की कोशिश करता है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितनी आपकी उसमें नॉलेज है। जब तक आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मौका नहीं मिलेगा, आप अपनी नॉलेज अच्छे से शो उसमें नहीं कर पाओगे। और आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका नेट का ये भी एग्जाम होगा, इवन आपका सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होगा, ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यू लिखना होगा। आप टिक लगा दो, आप एक आंसर दे दो, और आपका जो चांस है वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डिटेल में लिखो। तो ये आपका 2 फ़र्क होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में। ओपन एंडेड में आपके शॉर्ट आंसर्स भी आ जाएँगे, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स भी आ जाएँगे, ब्रीफ वाले भी आ जाएँगे। क्लोज एंडेड में आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, या फिर ट्रू फॉल्स हो गया। तो आपको उसी लिमिट के अंदर रह के अपने आंसर देने होंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक टेस्ट को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें हैं, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। इन तीनों को देख के ही आपके एक जो टेस्ट है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो टेस्ट एक्चुअली में सही है कि नहीं, कभी और आगे यूज़ करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो आप उसके लिए रखना चाहते हो, ठीक है? यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, कि कोई भी एक हमारा पर्टिकुलर टेस्ट साइंटिफिक तरीकों से सही है कि नहीं, और उसको सही भरोसा करके उसको आगे यूज़ किया जा सकता है नहीं, तो वो इन तीनों चीज़ों की वज़ह से आपका मिलेगा। वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं? जैसे कि आपने कोई टेस्ट कराया, फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट कराना चाहते हो किसी के फुटबॉल की किकिंग एक्यूरेसी को देखने का, ठीक है? अब किकिंग एक्यूरेसी को देखने के लिए अगर आप उसको बोल रहे हो कि तुम एक काम करो 50 मीटर दौड़ के आओ, तो क्या वो टेस्ट वैलिड होगा? वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप जो चीज़ पता लगाना चाह रहे हो, वो चीज़ तो आपको पता चल ही नहीं रही है उस टेस्ट से। तो आप कैसे उसको मान सकते हो कि वो टेस्ट वैलिड है और वो सही चीज़ के लिए आपको दे रहा है? या फिर अगर आपको किसी का पता करना है कि आपको हाई पास देखना है किसी का फुटबॉल में, ठीक है? लॉन्ग पासेस देखने हैं, हाई पास देखना है, तो आप उसको कोई भी एक ऐसी स्किल परफॉर्म कराओगे या फिर उसी से रिलेटेड स्किल परफॉर्म कराओगे कि आप पता लगा पाओ कि उसके हाई पासेस ठीक जा रहे हैं कि नहीं। अब आप उसको बोल रहे हो कि गोल के सामने खड़े होके पुश पास करो, तो क्या वो चीज़ वैलिड है? वो क्या उस चीज़ को टेस्ट कर पा रहा है? तो नहीं। तो वैलिडिटी का बस इतना मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हो या फिर जो जिस चीज़ का आप आउटकम देखना चाह रहे हो, आपका पर्टिकुलर टेस्ट उसी चीज़ को मेज़र करना चाहिए, ये नहीं कि वो इधर-उधर कोई और चीज़ को मेज़र करके आपको दे रहा है, ठीक है? तो वैलिडिटी का मतलब है एक्सटेंड टू व्हिच अ टेस्ट instrument, questionnaire, etc. measures what the research intends to measure, कि कोई भी चीज हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई क्वेश्चनायर हो, वो उसी चीज को मेजर करे जिसका आपको मेजर करने का इंटेंशन है। डज योर टेस्ट स्ट्रेटेजी एक्चुअली मेजर व्हाट इट वाज सपोज टू मेजर? जो चीज आपको मेजर करनी थी कि क्या आपका टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं, अगर हाँ, तो इसका मतलब आपकी टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो अप्रूवल है, और या अप्रूव्ड है, या फिर वो अच्छी है। Construct validity, what represents what is necessary to be skilled, example typing skill, how fast you can type, टेस्ट वगैरह, ठीक है? तो आपके देखो जनरली इसमें जो आपके टाइप्स होते हैं ना, वैलिडिटी के टाइप्स हो गए, रिलायबिलिटी के टाइप्स हो गए, तो ये सब आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ऑल्दो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछते हैं, तो उतना ज्यादा टेंशन मत लेना, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा डिटेल में आपका चला जाएगा सब, ठीक है? क्योंकि सबके मेरे ख्याल से रिलायबिलिटी के 4 पार्ट्स हो जाएंगे, आपके वैलिडिटी के भी 4 या 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है? टेस्ट, री-टेस्ट, वैलिडिटी बहुत सारे होते हैं, तो उतना ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की।
तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि आपका एक ही टेस्ट जब अलग-अलग लोग परफॉर्म करा रहे हैं, तो क्या उसका जो मेजरमेंट है और क्या जो उसका रिजल्ट है, वो सही आ रहा है कि नहीं या फिर क्लोज टू अप्रॉक्स आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी इस फुटबॉल के टेस्ट की, कि हमने फुटबॉल का एक टेस्ट कराया हाई पास का। अब आपका जो टेस्ट है, अगर वो हाई पास को ही मेजर कर रहा है, इसका मतलब जो टेस्ट की रिलायबिलिटी है, वो अप्रूव्ड है, यानी कि वो सही है। अब हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिविटी की, कि एक टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी आपकी कैसी है। तो अब मैंने बोला कि इस फुटबॉल के टेस्ट को पहले कराया कोच ए ने, ठीक है? किसी फलाना-फलाना तारीख को। इनका जो एक एवरेज स्कोर आया इनके स्टूडेंट्स का जो इन्होंने निकाला, वो आया कि अ, कितना ले लें 17 आउट ऑफ 20 मानो कि लोगों का स्कोर है। किसी भी बेस पे इन्होंने स्कोरिंग दी है, पावर के स्ट्रेंथ के बेस पे दे दी या एक्यूरेसी के बेस पे दे दी या फिर हाइट ऑफ द बॉल के बेस पे दे दी, वो उनकी मर्जी थी। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने स्ट्रेंथ के बेस पे एक टेस्ट लगाया कि आपके जो हाई पास है उसमें कितना स्ट्रेंथ एक इंडिविजुअल अप्लाई कर पा रहा है। तो इन्होंने एक एवरेज स्कोर निकाला कि 20 में से 17 बार जो बच्चे हैं वो सही तरीके से पावर लगा पा रहे हैं। अब इसी सेम टेस्ट को, जो हाई पास वाला आपका टेस्ट है, इसको कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद आपके कोच बी ने परफॉर्म कराया। ये आदमी यहाँ पे चेंज हो गया। इन्होंने जब इस टेस्ट को परफॉर्म कराया, तो इनका भी जो स्कोर था वो अराउंड 16 आउट ऑफ 20 आया। तो ये चीज देखी गई कि जब एक ही टेस्ट को अलग-अलग लोग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो भी उसका जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्स टू सेम या फिर सेम रह रहा है। फिर इस टेस्ट को कोच बी ने भी परफॉर्म करा कोच सी ने परफॉर्म करा के देख लिया। इनका भी जो स्कोर था वो एवरेज में 16.5 अपॉन 20 चला गया। तो ये चीज यहाँ पे नोटिस हो गई कि कितने भी लोग उस पर्टिकुलर टेस्ट को कराएं, वो टेस्ट इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी कैरी करता है कि जो उसका स्कोर है वो अप्रॉक्स सेम या फिर क्लोज टू सेम लोगों का रहता है। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हो गया, नो मैटर हु डज मेजरमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजरमेंट कौन कर रहा है, द मेजरमेंट विल बी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट बोल लो या फिर अप्रॉक्स बोल लो, कि वो उतना ही आपका रहेगा जितना आपने पहले किसी के में देखा है, या फिर आप एक अगर नॉर्म्स लेके चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो आएगा। थर्ड चीज होती है आपकी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी से याद कर लो रिपीटिंग, रिपीट वर्ड याद कर लो, रिपीटिंग याद कर लो, या फिर रिटेबल वर्ड को याद कर लो। द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज रिपीटेबल अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि कंसिस्टेंसी। अब द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज रिपीटेबल अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। अब देखो, हमने रिलायबिलिटी की बात कर ली कि वो टेस्ट, अरे यार ये वैलिडिटी था ना, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। हमने बात कर ली थी सबसे पहले वैलिडिटी की, कि वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। हमने ऑब्जेक्टिविटी देख ली कि जब अलग अलग लोग उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो भी वो सही आ रहा है। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सिचुएशन को जब हम चेंज करने की बात करते हैं, तो सिचुएशन में देखो आपके स्टूडेंट्स की एज आ सकती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन करवाया 15 साल के बच्चों से और नेक्स्ट डे आप अप्रॉक्स सेम या फिर क्लोज टू सेम लोगों का रहता है। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हो गया, नो मैटर हु डज मेजरमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजरमेंट कौन कर रहा है, द मेजरमेंट विल बी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट बोल लो या फिर अप्रॉक्स बोल लो, कि वो उतना ही आपका रहेगा जितना आपने पहले किसी के में देखा है, या फिर आप एक अगर नॉर्म्स लेके चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो आएगा। थर्ड चीज होती है आपकी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी से याद कर लो रिपीटिंग, रिपीट वर्ड याद कर लो, रिपीटिंग याद कर लो, या फिर रिटेबल वर्ड को याद कर लो। द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज रिपीटेबल अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि कंसिस्टेंसी। अब द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज रिपीटेबल अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। अब देखो, हमने रिलायबिलिटी की बात कर ली कि वो टेस्ट, अरे यार ये वैलिडिटी था ना, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। हमने बात कर ली थी सबसे पहले वैलिडिटी की, कि वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। हमने ऑब्जेक्टिविटी देख ली कि जब अलग अलग लोग उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो भी वो सही आ रहा है। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की।
कि एक टेस्ट रिलायबल है कि नहीं। अब इस चीज को पता लगाने के लिए जब हम एक ही टेस्ट को सेम कंडीशंस के अंदर बार बार परफॉर्म करा रहे हैं, तो आपका टेस्ट जो है वो क्या स्कोर लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोच ए को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। इसने कुछ 5 बच्चों के ऊपर एक टेस्ट को परफॉर्म किया। स्कोर आपका आया अराउंड 15/20। कोई भी टेस्ट हो सकता है। फिर मानो कोच भी चेंज हो गया, कर लो कोच को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोच बी ने अपने 7 से 10 बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म किया, या फिर इसको हम 10 ही कर लेते हैं कि 10 बच्चों के ऊपर ये टेस्ट को परफॉर्म किया गया। इनका भी जो स्कोर आया वो आया 16/20। फिर मानो इसी कोच ने 8 बच्चों के ऊपर दोबारा परफॉर्म कराया, इनका जो स्कोर आया वो आया 15.5/20। तो ये चीज देखी गई कि जब एक सेम सिचुएशन के अंदर अलग अलग लोग भी जब इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका जो स्कोर है वो भी एक दूसरे के आसपास रह रहा है या फिर सेम ही रह रहा है। तो ये आपका कहलाएगा रिलायबिलिटी, कि आपका टेस्ट जब रिपीटेबल फॉर्म में किया जा रहा है तो वो इतना रिलायबल है कि अगर हम सिचुएशंस को एटलीस्ट सेम रख देते हैं, तो जो स्कोर हमको मिलेगा वो भी एक दूसरे के आसपास या फिर एक जैसे ही हमको मिलेगा। 3 चीज हो गई। सबसे पहला वैलिडिटी, कि आपका टेस्ट वैलिड है कि नहीं, जो चीज वो पता करना चाहता है वो चीज पता कर पा रहा है कि नहीं। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी, जब अलग अलग लोग उस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं, तो जो उसका मेजरमेंट या फिर स्कोर आता है वो नियर टू ईच अदर आएगा। और थर्ड, रिलायबिलिटी, कि जब उस टेस्ट को रिपीटेडली बहुत बार परफॉर्म किया जाता है, एक बार 2025 में परफॉर्म कराया जनवरी में, मार्च में परफॉर्म कराया, 2026 जनवरी में भी परफॉर्म कराया सेम सिचुएशन के अंडर। ऐसा नहीं कि आप सिचुएशन चेंज कर दो, जब सिचुएशन सेम है तो भी आपका जो टेस्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंट है और क्लोज टू ईच अदर आ रहा है, तो वह आपका टेस्ट रिलायबल है। तो ये 3 चीज होती हैं जो कि एक साइंटिफिक तरीका होता है पता करने का कि आपका जो टेस्ट है वो सही है कि नहीं और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सिचुएशन को जब हम चेंज करने की बात करते हैं, तो सिचुएशन में देखो आपके स्टूडेंट्स की एज आ सकती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन करवाया 15 साल के बच्चों से और नेक्स्ट डे आप उसको करा रहे हो 8 साल के बच्चों से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो ये सिचुएशन अलग हो गई। फिर आपने सिचुएशन मानो चेंज कर दी, जेंडर के बेस पे आपने चेंज कर दी, या लेवल ऑफ प्लेयर की बेसिस पे कर दी, कि एक दिन आपने डिस्ट्रिक्ट वालों को कराया, अब आप उसी टेस्ट को नेशनल लेवल प्लेयर पे करा रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तब तो रिजल्ट अलग अलग ही आएगा। तो रिलायबिलिटी तब आपकी काम करेगी जब आपकी जो कंडीशन है आप उसको सेम रखोगे। ठीक है, समझ में आई ये तीनों समझ में आ गए? क्लियर है ये, हाँ ना कुछ? ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, कि नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन अ टेस्ट, नॉर्म्स आर स्कोर्स दैट अ ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक ग्रुप ने जो स्कोर को ऑब्टेन किया है, हम उसको एक तरीके से नॉर्म्स बोल सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नॉर्मेटिव स्कोर्स, या फिर हम उसको नॉर्मेटिव स्कोर्स भी बोल सकते हैं। नॉर्म्स और क्या होते हैं? आर अ सैंपल ऑफ टेस्ट टेकर्स हु रिप्रेजेंट द इंटेंडेड पॉपुलेशन फॉर द असेसमेंट। They describe the characteristics or behaviors that are typical or common within a specific population. अब देखो, हम नॉर्म्स की जब बात कर रहे हैं, तो नॉर्म्स में हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे स्कोर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के आते हैं जब हम उनसे कोई टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा एक ग्रुप है, एक ग्रुप है आपका स्टूडेंट्स का, जिसमें एवरेज एज है हमारी 12 साल, या फिर 12 साल के बच्चे हमारे इसमें हैं। ठीक है, हमने इनसे परफॉर्म कराया कि आप 30 सेकंड में सिटअप्स करो। अब ये 12 साल के बच्चे 30 सेकंड में एवरेज सिटअप्स कर पा रहे हैं मानो 10। ठीक है, 10 सिटअप इन्होंने 30 सेकंड में परफॉर्म करी। अब हम इसमें नॉर्म्स क्या बना सकते हैं? अगर हमें ये चीज पहले से ही पता थी, यानी कि ये टेस्ट किसी ने पहले से ही करा के रखा था और उसने पहले से ये चीज पता लगा के रखी थी कि ऑन एवरेज 12 साल के बच्चे 10 सिटअप्स कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। जो अच्छा कर सकता है वो हो सकता है 14 कर ले, उसके नीचे वाला 12 कर ले, 10 के नीचे कुछ बच्चों ने 8 भी किए और कुछ बच्चों ने 6 भी किए।
तो जब हम आज की डेट में कोई टेस्ट को करा रहे हैं 12 साल के बच्चों के ऊपर जिसमें हम उनसे सिटअप्स करवा रहे हैं, तो हम इस नॉर्म्स के क्राइटेरिया पे हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं आज भी कि अगर किसी बच्चे ने 14 सिटअप्स कर लिए, उससे ज्यादा कर लिए, तो हम बोलेंगे कि वो बेस्ट है। अगर हमने कर लिया 12 तो हम इसको कहेंगे कि अबव एवरेज है। किसी ने 10 किए तो हम इसको एवरेज बोलेंगे। 8 किया तो बिलो एवरेज और 6 किया तो हम वीक कंडीशन उसकी बोल सकते हैं। तो ये जो नॉर्म्स हैं पहले से ही बने हुए हैं, किसी ने पहले से ही इनको प्रूव करके रखा हुआ है कि ऑन एवरेज ये ऐसे ही चलते हैं और इसी के बेस पे हम जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको निकाल के रखते हैं। दूसरी कंडीशन बन सकती है आपके नॉर्म्स के बेस पे कि आप विद इन द ग्रुप ही अपना डिसीजन निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल यही 12 साल के बच्चों को हमने सिटअप कराए, ठीक है? फिर से 30 सेकंड में कुछ बच्चों ने 13 कर लिए, कुछ बच्चों ने 12 किए, कुछ ने 11, कुछ ने 10 और कुछ ने 9 किए। अब मैं पुराने किसी भी नॉर्म्स को कंसीडर नहीं करता हूं, मैं इसी के बेस पे बस इनको बता देता हूं कि भाई तुम फर्स्ट, तुम सेकंड, तुम थर्ड, तुम फोर्थ और तुम फिफ्थ। इस तरीके से इनकी जो पोजीशन है मैंने डिवाइड कर दी, जहां पे जो मेरे विद इन द ग्रुप ही जो स्टूडेंट्स थे उनको ही हमने उनके बीच में नॉर्म्स बना दिए थे कि जो हाईएस्ट वो नंबर वन, जो लोएस्ट वो सबसे नीचे, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपने एक रिजल्ट निकाल दिया जो कि या तो प्रूवन मेथड हो सकता है पुराने तरीके से, या फिर आप अपने तरीके से भी उसको डिजाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जो रिजल्ट है उसको दे सकते हो। अब नॉर्म्स में जनरली क्या होता है, आप इसमें रैंकिंग दे सकते हो, आप इसमें ग्रेडिंग दे सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, हमारे जो समेटिव टेस्ट हो गए या फिर हमारे जो एग्जाम्स हो गए, जो फाइनल एग्जाम्स हमारे होते हैं, वो भी नॉर्म बेस्ड ही होते हैं। यानी कि एक टीचर जब कॉपी को चेक कर रहा है, तो उसने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं, ठीक है? वो नॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, एथिकल भी सही भी हो सकते हैं, एथिकल तरीके से नहीं भी हो सकते हैं। कोई टीचर कहता है कि तुम 6 पन्ने लिख दो तो मैं तुम्हें पूरे मार्क्स दे दूंगा। कोई टीचर कहता है कि तुम 2 पन्ने लिखो लेकिन साफ-सुथरा लिखो, मैं तुम्हें पूरे मार्क्स दे दूंगा। किसी को डायग्राम से मतलब है, किसी को अंडरलाइन करने से मतलब है। तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नॉर्म्स पहले से ही बने होते हैं, जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स वहाँ पे देते हैं और उन मार्क्स के आने के बाद आपकी जो रैंकिंग या फिर जो ग्रेडिंग होती है, वो आपके जो डिज़ाइन होते हैं, वो हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके जो नॉर्म्स हैं वो आपके पूरे काम करते हैं। नॉर्म्स का एवोल्यूशन यही सारी चीजें हैं, ये तीनों है ना, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी। इनके बेसिस पे ही नॉर्म्स को प्रूफ किया जाता है पहले। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कर लो। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लास वाला, तो ये तो देखो आप ऐसे जनरल टर्म्स में कर सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको 10 12 14 8 16 वाला कराया, आप इसको किसी अच्छे टेस्ट से कंपेयर कर लो। जैसे आफर टेस्ट होता है, हमारे कितने कॉलेजेस में आफर टेस्ट लिया जाता है ना? तो उसमें पहले से ही कुछ नॉर्म्स आपको दिए जाते हैं कि अगर अ, आफ्टर टेस्ट के जैसे कि बीएचयू में होता है आपका आफ्टर टेस्ट जो एंट्रेंस में होता है, मॉडिफाइड होता है वो भी, वहां पे वो देते हैं अगर आप 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर कर लो तो हम आपको 100 मार्क्स देंगे। उसके ऊपर चलते चले जाओ तो हम आपके मार्क्स कम करते जाएंगे। तो ये कुछ पहले से ही नॉर्म्स हैं जो पहले से ही बनाए हुए हैं, इनके बेसिस पे आपको वहां पे मार्किंग मिल जाएगी। और ये जो आफ्टर टेस्ट वगैरह है, इनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी बहुत टाइम पहले ही चेक की जा चुकी है कि हाँ, ये जो स्कोर देते हैं ये एफिशिएंट होते हैं और अराउंड एक्यूरेट आपके स्कोर होते हैं। तो इसी के बेस पे आपका एवोल्यूशन किया जाता है, ठीक है? क्योंकि पहले से ही हो चुका है, तो ये पहले से ही प्रूवन है। अब कोई आफ्टर टेस्ट पे आज क्वेश्चन थोड़ा ना करता है कि यार आफ्टर टेस्ट सही चीजें नहीं बताता। अगर उसको लगता है कि यार आफ्टर टेस्ट सही नहीं बताता है, तो वो उसको चेंज करके अपनी तरीके से करा देता है। उसी को हम बोल देते हैं मॉडिफाइड आफ्टर टेस्ट। जैसे कि आपके बीएचयू में मॉडिफाइड होता है, आपके ये जो आपका एचएनबीयू है, वहाँ पे भी आपका मॉडिफाइड होता है, उसमें तो एक इवेंट को कम कर देते हैं, शटल रनिंग वहाँ पे होती नहीं है। तो ये अलग-अलग तरीके होते हैं, अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो नॉर्म से, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। ये तरीका होता है पूरे इवैल्यूएशन का, ठीक है? नॉर्म्स इज़ अ स्केल टू मेजर, बिल्कुल, ठीक है, लंकापति ने बिल्कुल बोला। तो नॉर्म्स आपका एक स्केल होता है, जिससे आप मेजर अपना कर सकते हो, ठीक है? अब स्टैंडर्ड क्या होता है? A standardized test is a test that is administered and scored in a consistent or standard manner. Standardized tests are designed in such a way that the questions and interpretations are consistent and are administered and scored in a predetermined standard manner. अब देखो आपका जो स्टैंडर्ड होता है, इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड जो आपके स्कोर्स होते हैं या फिर जो आपका टेस्ट होता है, इसमें जनरली एक किसी एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है? वो अपने ही तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन
कि नॉर्म्स के बेस पे किसने अच्छा किया, किसने अच्छा नहीं किया। स्टैंडर्ड स्कोर के बेसिस पे या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोरिंग के बेसिस पे हम लोग ये फ्रीडम देते हैं कि हम किसी भी 2 या 3 लोग के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे और कोई जनरल कोई ऐसे नॉर्म्स नहीं है जिनके बेसिस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, यानी कि हम एक लेवल डिसाइड करते हैं कि इस स्टैंडर्ड को या फिर इस लेवल को आपको क्रॉस करना होगा, तब ही आप क्वालिफाई होगे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें कोई नॉर्म्स नहीं है। उसमें पहले से ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि इतने मार्क्स लाओ तो इतना, इतना मार्क्स लाओगे तो इतना ऐसा हो जाएगा, नहीं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम आपका डिसाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ, है ना। ये डिसाइड होती है आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पे कि कितने लोगों ने एंट्री कराई और कितना हमारा कट ऑफ गया, उसको हमें क्रॉस करना है तो हम क्वालिफाई हो गए। वहां पे किसी एक का दूसरे से कंपटीशन नहीं है। ऑल्दो हम अगर ये बोलें कि सीट्स के लेवल पे हो सकता है, तो बिल्कुल 6% सीट्स आपकी नेट की होती हैं। जितने लोग आपके फॉर्म भरेंगे उस कैटेगरी के 6% नेट के लिए हो जाएंगी और 1% जेआरएफ के लिए हो जाती है। अब इस 6% और एक 1% को अचीव करने के लिए कोई पहले से ही क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है कि आप इतने मार्क्स ले आओ तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्वालिफाई करना होता है, जितने मार्क्स आए। जैसे कि पिछले साल नेट का या पिछले कितना आया था, 190 आया था शायद, पता नहीं कितना, 186 या 188 आया था कुछ कट ऑफ। तो वो आपकी कट ऑफ डिसाइड हो गई। उसको जितने लोग क्वालिफाई कर लेंगे उतने लोग आपके पार हो जाएंगे उसके। और कोई यहाँ पे नॉर्म्स के बेसिस पे आपका जो कैलकुलेशन है या फिर आपका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, काफी लोग एलएनआईपी से नाता रखते होंगे, तो एलएनआईपी में आपका जो बीपीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, स्टैंडर्ड्स है कि वो नॉर्म्स है? वो नॉर्म्स है। अच्छा, नॉर्म्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि उसके क्वालिफिकेशन बेस्ड पे देखो, रिटन नहीं, मैं फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो बीपीएड वाले बच्चों के लिए, जो 4 इवेंट होते हैं आपके, 1 किलोमीटर, 50 मीटर, मेडिसिन बॉल और वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वो क्या होते हैं? वो नॉर्म्स हैं कि वो स्टैंडर्ड बेस्ड पे हो रहा है? किस बेस पे आपको टेस्ट हो रहा है? स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि वहां पे एक आपका एक आ, पहली बात तो वो टेस्ट कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है, आपको कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा है जो चेंज हो रहा है। वो एक स्टैंडर्ड मैनर है, क्योंकि आपको एक बार दे दिया जाता है। अगर आप लोग को पता हो, जैसे कि वो 240 है, ठीक है। 240 मार्क्स आपको क्रॉस करने होते हैं और आप जितने भी लोग आपके होंगे उसको क्वालिफाई करेंगे, वो सब आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाएंगे। ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। अगर वो नॉर्म्स बेस्ड होता तो वहां पे हम कुछ नॉर्म्स बना देते जो कि आपके ऐसे हो जाते हैं। क्या कलर चलेगा इसमें, व्हाइट चलेगा, ग्रीन चलेगा, ग्रीन चलेगा। हम अगर उसमें एक नॉर्म्स बना देते कि हम ले रहे हैं 5 बच्चे किसी ए कैटेगरी से, 5 बच्चे किसी इस कैटेगरी से, 5 बच्चे किसी इस कैटेगरी से, या फिर हम ये बोल देते कि 400 मार्क्स में से जो ऊपर के हमारे 100 लोग रहेंगे उनको हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा नॉर्म बेस्ड हो जाता है, जहां पे हमने एक ऐसी सिचुएशन बना दी, हमने एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया जहां पे जब तक जो कंपैरिजन है वो विद इन द स्टूडेंट्स के बीच में हमने करना शुरू कर दिया है। ये हमने नॉर्म्स के बेस पे कर दिया कि आप इतना मार्क्स लेके आओ और जितने लोग इतना मार्क्स लेके आएंगे हम सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करने
वहां पे हमने सिर्फ एक बार डिसाइड कर दिया, कोई हमने अलग से क्राइटेरिया नहीं बनाया है कि इतना लाओ तो इतना, इतना लाओ तो इतना। हमने सिर्फ एक मार्क्स लिख दिए हैं 240। जितने लोग इसको क्रॉस कर जाएंगे उतने लोग हमारे क्वालिफाई आगे के लिए कर जाएंगे, और किसी भी एक इंडिविजुअल के बीच में वहां पे कंपैरिजन नहीं है। नॉर्म्स के कंडीशन में जो सबसे बड़े बात होती है वो होती है कि हर इंडिविजुअल के बीच में कंपैरिजन होता है। नंबर 1 जो आया उसका कंपैरिजन उसके नीचे के 99 लोगों से किया गया है। लेकिन यहाँ इस केस में जहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कोई फर्क नहीं कौन 250 ला रहा है, कौन 400 ला रहा है और कौन 241 मार्क्स ला रहा है। यहाँ पे सब एक इक्वल है, किसी के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और सब यहाँ पे सीधे सीधे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड स्कोर का या फिर स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड का यही मतलब होता है कि किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता है ऐसे जनरली। आप सब अलाउड हो, आप उस बार को क्रॉस करो और आप आगे बढ़ जाओगे। जहां पे नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जो क्राइटेरिया होता है वो भले ही दिया होता है आपके इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए कि आप उसमें इतने मार्क्स ले आओ तो इतना, इतने मार्क्स ले आओ तो इतना। लेकिन एक जो ओवरऑल जो आपकी टोटलिंग होनी होती है उसका जो एक लेवल होता है वो डिसाइड होता है स्टैंडर्ड्स के तरीके पे कि आप उसको क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे जाओगे। नॉर्म्स के बेस में अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर रनिंग में अगर मैं सही हूं तो 3 मिनट में 100 मार्क्स मिलते हैं लड़कों को। तो वो जो नॉर्म्स हैं वो डेफिनेट एक इवेंट के लिए हैं कि आप उसमें इतना कर लो तो हम आपको 100 मार्क्स दे रहे हैं, आप उसमें इतना कर लो तो आपके 80 मार्क्स आए। लेकिन उन सबको जोड़ के ही आप एक स्टैंडर्ड स्कोर को क्रॉस कर रहे हो जो कि 240 मार्क्स आपका दिया होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि उसमें ये दिया हुआ है कि इतने मार्क्स ले आओ तो इतना, इतने मार्क्स ले आओ तो इतना, ऐसे उसमें नहीं होता। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर बेसिस पे देखोगे, अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर की, तो हाँ वो नॉर्म बेस्ड है कि आप उसमें इतना ले आओ तो इतना आ जाएगा। अगर आप 3 मिनट में कर लो तो नॉर्म्स बने हैं कि आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मेडिसिन बॉल थ्रो की बात करो तो उसमें नॉर्म्स बने हैं कि आप 15 मीटर फेंक लो या उससे ज्यादा फेंक लो तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इन सबका टोटल जो हम कर रहे हैं वो जिस बेस पे देखा जा रहा है वो आपका स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है, जो कि आपका कंप्लीट देखा जाता है उसमें। ठीक है, बट सर पर्टिकुलर टेस्ट में तो हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ दिनेश, पर्टिकुलर टेस्ट में है नॉर्म्स, लेकिन ओवरऑल में नॉर्म्स नहीं है, वो आपका स्टैंडर्ड बेस पे चल रहा है। ठीक है, अरे मैं आफर टेस्ट की देखो, आफर टेस्ट का मैंने जो एग्जांपल दिया था ना वो मैं इस बेस पे दे रहा हूँ कि आफर टेस्ट आपके कहीं भी इंडिया में एज अ क्वालिफाइंग मेथड यूज नहीं होता। जैसे मैंने बीएचयू का एग्जांपल दिया ना, तो बीएचयू वाला जो आफर टेस्ट है वो कोई स्टैंडर्ड वे में नहीं चल रहा, वो नॉर्म्स के बेस पे ही है। अगर आप अपने बीएचयू में अपने टेस्ट का अगर मानो कि कितने मार्क्स का होता है, आई थिंक 60-60 करके उसको कुछ डिवाइड कर लेते हैं, 400 में से मेरे ख्याल से होता है या 500 में से, ऐसे कुछ मार्क्स में मिलता है या 600 में मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आफ्टर टेस्ट में अगर 6 इवेंट होते हैं और सब 100-100 मार्क्स के हैं, और आपने अगर उसमें 420 स्कोर किया ना, तो आफ्टर टेस्ट के अकॉर्डिंग या बीएचयू के अकॉर्डिंग ये 440 420 आपको किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, है ना। ये आपको ऐड करने में मदद करते हैं, यही 420 अब आपका ऐड होगा रिटर्न में, यही 420 और रिटर्न आपका ऐड होगा सर्टिफिकेट में। तो वो पूरा एक अलग से स्कोर चलता है जो कि नॉर्म्स के बेसिस पे ही चल रहा है, वहां पे कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा। इवन एचएनबीजी में जो ऑफर टेस्ट है, जो आपको 5 इवेंट करने हैं, वो आपको क्वालिफाई नहीं करा रहा है किसी चीज के लिए, वो आपको हेल्प कर रहा है एज अ नॉर्म कि उनके जो नॉर्म्स बने हैं कि रिटर्न में इतना इतने ले आओ, इसमें इतने आ गए, इसमें इतने आ गए, सब ऐड करके हम आपको नॉर्म्स के बेस पे सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। लेकिन जब हम यूजीसी नेट की बात करें तो वहां पे क्या है, सीधे क्वालिफाइंग दे रहा है कि 240 ले आओ, आप सीधे क्वालिफाई हो जाओगे, और कितने भी हो जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने उसके ऊपर है वो सब क्वालिफाई हो रहे हैं। और नॉर्म्स के बेस पे क्या है, रैंकिंग के बेस पे आपका सिलेक्शन उसमें हो रहा है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे तो कैनेडियन टेस्ट भी यही है, नॉर्म्स तो उसके भी बने हुए हैं कि इतने टाइम में करोगे तो इतने मार्क्स, कितना मेगा से 24.75 है, 24.15 कुछ ऐसे, इतने में कर लोगे सेकंड्स में तो 100 मार्क्स है। फिर जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतने मार्क्स कम होते जाएंगे, नॉर्म तो वो भी है, लेकिन वो आपको क्वालिफाई थोड़ा ना कर रहा है किसी चीज के लिए, उसके मार्क्स जुड़ के ही आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने, तो वो तो नॉर्म्स का पार्ट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेक्शन ही एक नॉर्म है कि वो रैंक 1 निकालेंगे, रैंक 2 निकालेंगे, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 सब निकालेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो इस तरह से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिबिलिटी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किस बेसिस पे हो सकता है या किस बेसिस पे करना चाहिए। तो ऑब्वियसली टाइम, आपके पास टाइम कितना है उसके बेस पे करोगे। आपके पास पैसे हैं कि नहीं किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, अब आप बुला लो 500 बच्चों को और आपको उनका ब्लड सैंपल टेस्ट कराना है, या फिर आपको उनका लैक्टिक एसिड टेस्ट कराना है। एक बच्चे के टेस्ट को कराने के लिए आपको चाहिए सिरिंज,
एक सिरिंज आएगी आपकी 300-400 रुपए की, कर लो 500 से डिवाइड, आपका 20 से 25,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। पैसे हैं तो ही कराओ, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को प्लान करो। इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्लियरनेस होनी चाहिए आपके लिए भी और आपके जो बच्चे हैं जो या फिर जो जिनके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो, उनको कि क्या आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारे रूल्स रेगुलेशंस क्लियर होने चाहिए। आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, आप अकेले हर टेस्ट को नहीं कर सकते हो, तो आपके पास लोग होने चाहिए। टेस्टर अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, तो ये मैन पावर का ही पार्ट हो गया, जो आपका टेस्ट करने में हेल्प करेंगे और ईज़ी होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपका टेस्ट निकल गया और बच्चे समझने में लग गए कि हमको करना क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी आएँगी एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिबिलिटी के अंदर, ठीक है? एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि ये किस बेसिस पे हो सकता है, तो देखो या फिर किन चीज़ों के लिए हो सकता है, तो आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ को जानने के लिए आपके टेस्ट हो सकते हैं, जैसे आपका आफर टेस्ट हो गया, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट हो गया, कूपर टेस्ट आपका जो हो गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो गया। तो ये आपके फिज़िकल एबिलिटीज़ को जानने के लिए होता है कि आप फिज़िकली कितना फिट हो, ठीक है? मेंटल टेस्ट भी आपके बहुत सारे होते हैं, आपका एंग्ज़ायटी टेस्ट हो गया, आपका कॉग्निटिव टेस्ट हो गए, आपके रीज़निंग टेस्ट हो गए, बहुत सारे आपके मेंटल टेस्ट होते हैं, जो आप अभी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप उसमें जो लोग जा रहे हो दोगे। आपके सोशल टेस्ट होते हैं, ये हमारे फ़ील्ड से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके सोशल टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं। अ, सोशियोमेट्री टेस्ट आपके होते हैं, बहुत सारे होते हैं जहाँ पे ये पता लगाया जाता है कि आप सोशियोलॉजिकल लोगों से कितना ज़्यादा अटैच हो पा रहे हो, कितना अटैच नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? और फिर आपके कल्चरल टेस्ट होते हैं कि आप जहाँ पे किसी के कल्चर को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये भी हमारे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है फिज़िकल एजुकेशन से, बट आप इसको भी समझ सकते हो। बाकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की जो हमने बात करी थी, तो डायग्नोस्टिक वेज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि आप डायग्नोज़ कर लो पहले से किसी को या प्री नॉलेज जानने के लिए उसकी कि उसके अंदर कितनी नॉलेज है पहले से, आप किसी टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए भी आप कर सकते हो कि आपको किसी को कोई काम देना है, तो वो उस काम के लिए कैपेबल है कि नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट करवा लो उससे, तो आप उसका प्लेसमेंट टेस्ट जान सकते हो। जैसे कि जो आपके कोडर्स वगैरह होते हैं, जब वो अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो उनको कोई कोडिंग करने के लिए कुछ दिया जाता है कि आप कोड करके आओ, ठीक है? तो वो उनका एक प्लेसमेंट टेस्ट हो गया कि आप कोड कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर रहे हो, तो आपको प्लेसमेंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपके होते हैं टेस्ट। अब हम आ गया हमारा ऑफर फिजिकल ल्यूड टेस्ट। क्या-क्या है इसमें ज़रा देख लूँ मैं। ऑफर के बारे में इतना डिटेल में लिखा है, बाकी सबके बारे में इतना डिटेल नहीं होगा, या जो ज़रूरी होगा उसके बारे में होगा। ये आपका क्या चल रहा है अभी तक? ऑफर ही चल रहा है ये। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, इंडियाना मोटर फिटनेस, जेसीआर, ठीक है। वर्टिकल चेनिंग, शटल रनिंग और बाकी फिर आपको मैं नोट्स दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सारे टेस्ट बता दीजिए, कौन डेवलपर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कब बना ये सब? हाँ, प्लेयर 001 ओए तुम स्क्विड गेम से आ रहे हो क्या? तुम वो हो क्या सीज़न 1 के वो बुड़ाऊ? मास्टर हो तुम गेम के, स्क्विड गेम के? ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको फिर हम कल करेंगे। मैं कल आपको जितने भी टेस्ट हैं आपके, मैं आपको सब एज़ अ नोट भेज दूँगा, ठीक है? एक बुक है मेरे पास अच्छी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वो मैं आपको भेज दूँगा। उसकी पीडीएफ बन आराम से उन सारे टेस्ट को रीड कर लेना, ठीक है? और उसके बाद देखो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हर टेस्ट का फाउंडर कौन है, उसको कब वो बना था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उस बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो कल जब हम क्लास करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इन सारे टेस्ट के बारे में बताऊँगा। ये आपका आफर टेस्ट हो गया, ठीक है? जिसमें आपके 6 बैटरीज़ हैं, पहले 7 थी फिर 7 बैटरीज़ हैं, ठीक है? पहले 7 थी अब 6 हो गई, ठीक है? फिर आपका इन सब के बारे में इनके क्या रूल्स वगैरह होते हैं क्योंकि आफ्टर टेस्ट बहुत कॉमन है और बहुत जगह पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बेसिक नॉलेज के साथ-साथ थोड़ा-सा हम इसकी डिटेलिंग देख लेंगे कि जैसे अगर आपका इसमें जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका ये पुल-अप्स हो रहा है, तो बार वगैरह कैसे होती है, कैसे आपका काउंटिंग होगी, ठीक है? और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स हो गया। तो बॉयज़ के केस में आप कितनी पुल-अप्स परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका स्कोर है, कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं होती है। गर्ल्स के केस में आपको सिर्फ लटके रहना है, उसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जितना देर आप करोगे उतना आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है? बेंट नी सिटअप्स में आपको जो टाइम मिल रहा है, उसका सही सिटअप करने का क्या तरीका है, किस केस में आपका सिटअप नहीं गिना जाएगा, शटल रन में क्या इक्वेशंस होती है, क्या मेजरमेंट्स होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो ऑफर की है हम उसको देख लेंगे एक बार।
इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की थोड़ी बहुत डिटेलिंग हम देख लेंगे, फोटो बाकी देखो सब सेम है। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में भी पुल अप्स, वर्टिकल जंप, स्ट्रैडल चिन्स, ये सब चीजें हैं। ये वाले जो टेस्ट हैं जिसमें थोड़े से आपको टेस्ट आइटम्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आफर टेस्ट में भी देखो ये 6 आइटम्स हैं, आपको इनको याद करने पड़ेंगे। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट हो गया, इसमें खास करके देखो कब बना तो 1943, और किसने बनाया तो बुक वॉल्टर और कैरोलोना ने। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, दोनों बुक वॉल्टर्स ही हैं, तो आपको नाम इनका याद हो जाएगा। किसके लिए बना था, बॉयज के लिए बना था। इसके अंदर कौन कौन सी टेस्ट बैटरीज है, ठीक है, हम इनको बोलते हैं टेस्ट बैटरीज। ये तो आपका ओवरऑल टेस्ट हो गया। इनके अंदर जो छोटी छोटी चीजें जैसे कि पुलअप्स है, वर्टिकल जंप्स है, इसको हम बोलेंगे टेस्ट बैटरीज, या सब टेस्ट अगर आप इसको बोलना चाहो, बैटरीज, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। स्कूल बॉयज के लिए क्या क्या था, कॉलेज में के लिए कौन कौन से टेस्ट बैटरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जेसीआर टेस्ट तो देखो बहुत सिंपल सा अभी याद हो जाएगा। जे से जंप होता है, सी से चिनअप्स होते हैं, और आर से शटल रनिंग होती है। तो ये आपका कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीजें आपको उसमें याद करनी होंगी। और जो बुक मैं आपको भेजूंगा उसमें डिटेल में और सारे गेम्स के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ। और आपका एक पार्ट इसमें और है आई थिंक, वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, स्किल टेस्ट फॉर वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आ, किस गेम के लिए कौन सा टेस्ट है ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे वॉलीबॉल और बैडमिंटन के टेस्ट हैं, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट भी है और मिलर बैडमिंटन का भी टेस्ट है। तो उनके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको उनके नाम याद करने होंगे, प्लस वो सब कब बने हैं, तो ये सारी चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में तो पीडीएफ भेज देंगे, और कल एक क्लास इसकी और रखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे, राइट। क्या बोल रहे हो भाई, पीडीएफ वाला इशू? देखो पीडीएफ का, अच्छा एक बार मुझको एक चीज बताओ कि अभी मैंने कौन सा आपको बोला था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला आप कह रहे हो ना, अलका पीडीएफ डाउनलोड आप पीसी से कर सकते हो। एक मिनट कौन सा बोला था मैंने अभी, अभी मैंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला भेजा ना। कुछ लोग कोई कह रहा था ना कि सेकंड वाला दिख रहा है, एक बार जिसके में सारी पीपीटीज खुल रही हैं, कोई ऐसा है जिसके में सारी खुल रही हैं, आप जाके एक बार चेक करो कि आपके में वो वाली खुल रही है कि नहीं। वो अलग से अपलोडेड है ना, जहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं उस फोल्डर के बाहर ही है, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नाम से फोल्डर है, उसमें जरा एक बार देखो। देखो मैं बात तो कर सकता हूँ, ठीक है। टीचमेंट के जो कस्टमर केयर है मैं उनसे बोल सकता हूँ, मैं बार बार उनसे परेशान भी कर सकता हूँ उनको कि ठीक करो ठीक करो ठीक करो। इन केस अगर ठीक नहीं होता है, ठीक है, या कुछ भी रीजन है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इंतजार करेंगे उनका कि ठीक कर दे वो, हमें अपने तरीके निकालने हैं। तो आप ये करो कि जिनके पे नहीं खुल रहा है, आप किसी साइबर कैफे पे जाओ या फिर किसी का लैपटॉप ले लो, उसमें टीचमेंट एक्सेस कर लो। लैपटॉप पे तो मेरे ख्याल से सबके खुल रहा है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और फिर डाउनलोड करके अपने पास रख लो फोन में, ठीक है। ये भी तरीका आपके पास है। जो लोग डाउनलोड करना चाह रहे हो या फिर प्रिंट निकालना चाह रहे हो नोट्स का, वो आप डाउनलोड कर लो लैपटॉप से या फिर अपने पीसी से, और फिर आप उसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। अपने फोन में उसको स्टोरी कर लो। बाकी मैं ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इशू सिर्फ आपके लिए ही होगा, और भी जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको सॉल्व जरूर कराऊंगा, ठीक है। फिर भी क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स क्लोज हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना। सर कितनी यूनिवर्सिटीज ऐड हो इनको जरा देख लेते हैं, मैं वही देख ही रहा था, और साथ मिलके देख लेते हैं, एक मिनट। टेस्ट पेपर सीओ क्यू नहीं 18 है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है अभी तक, इंदिरा गांधी, बिहार, हरियाणा आ गई, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड तो हुई हैं इसमें। टीम यूनिवर्सिटी में गुजरात विद्यापीठ आ गई, उस समय तो वो भी नहीं थी ना। गुजरात विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं थी, इसमें भी मेरे ख्याल से एक कोई ऐड हुई है, और इसमें भी हुई। तो देखो ऑप्शंस तो हैं आपके पास बहुत सारे हैं, पर एक चीज ध्यान रखना कि फॉर्म तो आप भर दोगे, आपका इनके फिजिकल टेस्ट देने के लिए रिस्पेक्टिवली इनके कॉलेज में जाना पड़ेगा जब ये डेट्स वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो पंजाब में डाल दो, कोई बिहार वाला है तो साउथ बिहार डाल दो, इंटरेस्टेड हो तो हरियाणा में डाल दो। बाकी तो भाई मैं, बाकी मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बहुत पैसे वैसे हैं तो एमिटी में डाल दो।
और पैसे तो चंडीगढ़ में डाल दो, बढ़िया फॉर्म भर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, स्पोर्ट्स कोटा ऑप्ट करना होगा। किस कॉलेज के लिए? बीपीएड बीएचयू के लिए पूछ रहे हो? हाँ कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा कर लो, ऑप्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बीएचयू एनआईपी हो गई, अब बता रहे हो कि पूछ रहे हो? नहीं नहीं अभी नहीं हुई, अभी वही चेक किया ना हमने, नहीं हुआ, अभी ऐड नहीं हुआ। इसलिए तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा वेट करो फॉर्म का भरने में। लास्ट ईयर की कंडीशन देखो, मैंने बता दी आपको कि क्या हुआ था, तो मान के चलो कि वो सिचुएशन तो हो सकती है, इस बार भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडी रहो उस चीज़ के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा ऐड करने के लिए जो कुछ कॉलेजेस हैं जो रिस्पेक्टिव अपनी सीट्स देते हैं स्पोर्ट्स कोटे वाली, जैसे बीएचयू में है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करोगे तो वहां पे फिजिकल टेस्ट के लिए अलग से बुलाया जाता है उन बच्चों को जिनके सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं ना कि अच्छे लेवल के हैं, या फिर वो अपने क्राइटेरिया पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको अलग से मेल जाता है और वो अलग से जाते हैं टेस्ट देने के लिए। ठीक है। डीयू में तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही होता है, स्पोर्ट्स कोटा उनके भी कुछ होते हैं लेकिन इतनी सीट्स नहीं होती। एलआईपी में तो स्पोर्ट्स कोटा जैसा कुछ है ही नहीं, है ना, तो एनआईपी की तो बात ही मत करो। बाकी बाकी यूनिवर्सिटी में देखो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ऑब्वियसली होगा, एमआईटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा सोच रहे हो अगर, तो वहां तो होंगे स्पोर्ट्स कोटा। तो कर दो, यस कर दो उसमें, सीयूटी पीजी के फॉर्म में यस कर दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें। सर्टिफिकेट मांगेगा तो अपलोड कर देना। वो तो एक कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि हर बच्चा फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, बाकी